एसेप्टिक डिस्पेंसिंग इज द प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ स्टीराइल मेडिकल प्रोडक्ट्स। कोई भी हमारे मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उसकी हमने प्रिपरेशन और सप्लाई जो करनी है वो बिल्कुल स्टीराइल होनी चाहिए। वो जरासीम से पाक होनी चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो बैक्टीरिया से, वो वायरस से या वो फंजाई से जो है ना वो पाक होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एसेप्टिक डिस्पेंसिंग, विच रिक्वायर सम डिल्यूशन। उसमें या डिल्यूशन भी हो सकती है या फिर अदर हैंडलिंग हो सकती है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। दिस प्रिपरेशन इज कैरीड आउट इन द फार्मेसी बाय ट्रेन फार्मेसी टेक्नीशियन। फार्मेसी जो ट्रेन टेक्नीशियन होता है उसकी मदद से ये काम किया जाता है। कोई असिस्टेंट भी कर सकता है, फार्मेसी असिस्टेंट की बात हो रही है, या फार्मासिस्ट करता है। प्रिपरेशन आर aseptically dispensed in response to prescription order for a patient अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट। कहता है कि कब इसकी जरूरत पेश आती है, जब कोई भी डॉक्टर या प्रिस्क्राइबर होता है इसको प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट के लिए, तो उस वक्त जो है ना एसेप्टिक डिस्पेंसिंग की जरूरत होती है। और ये किसकी निगरानी में की जाती है? अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की निगरानी में इसको अमल को परफॉर्म किया जाता है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। इट इज़ ए प्रोसेस दैट एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव कर देना, ख़त्म कर देना, या किल ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। माइक्रोबियल की जितनी भी लाइफ है उसके अंदर, माइक्रोब के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरसेस भी आते हैं, और फंजाई भी हैं, एलजी भी हैं, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको जो है ना हमने या तो मुकम्मल तौर पे किल कर देना या फिर इसको सरफेस से जो है ना हमने रिमूव कर देना है। और इसके जो है ना बेसिक अप्रोचेज फॉर स्टरलाइजेशन, कौन कौन सी इसकी अप्रोचेज टेक्निक्स हैं? एक टर्मिनल स्टरलाइजेशन है और दूसरी एसेप्टिक प्रोसेस है। टर्मिनल स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनल स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास मेडिसिन है, आप उसको तैयार कर रहे हैं, कोई भी आप लोग शरबत बना रहे हैं या आप इंजेक्शन बना रहे हैं, आप उसको जो है ना मुकम्मल तौर पे सील आउट कर दें। और आपने अब देखा कि वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है, कोई भी मेडिसिन तैयार हो गई है, उसके बाद आप उसको जो है ना स्टेरलाइज कर लें। एंड का जो प्रोसेस होता है, एंड का जो प्रोसीजर होता है, उसमें आप लोग उसको स्टीराइल कर लें, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन। टर्मिनल का मतलब होता है एंड। ठीक है, एक आपको मैंने बताया था प्रॉक्सिमल और दूसरा टर्मिनल, दो टर्म्स आपको मैंने बताई थी। तो टर्मिनल का मतलब होता है एंडिंग। ठीक है, टर्मिनल स्टरलाइजेशन इज मोर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोडक्ट। और इन टर्मिनल स्टरलाइजेशन वी फिल ए कंटेनर। हमारे पास कोई भी कंटेनर को है, हम उसको फिल करते हैं, उसको हम सील करते हैं, और देन उसको हम स्टरलाइज करते हैं। तो स्टरलाइज जो है ना ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। मतलब हम सबसे पहले मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग डिस्पेंस करते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं कि मेडिसिन हमारी मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर हो गई है, उसके बाद हम उसको एंड में स्टरलाइज करते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी जरासीम ना हो। इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल स्टरलाइजेशन। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि एसेप्टिक प्रोसेस। एसेप्टिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी मेडिसिन है, आप लोग बना रहे हैं, आप उस मेडिसिन को स्टीराइल करें। आपने उस मेडिसिन को जिस बोतल के अंदर डिस्पेंस करना है या आपने उसको वाइल के अंदर डिस्पेंस करना है, आप उस वाइल को जो है स्टीराइल करें। आप इन दोनों को स्टीराइल करने के बाद फिर आप इस तरह करें कि उसके बाद जो आपकी कैप है उसकी बोतल की, जैसे हम लोग आई ड्रॉप्स बना रहे हैं, आई ड्रॉप्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे? उसकी जो आई ड्रॉप्स की कैप होगी उसको हम लोग स्टेरिलाइज करेंगे, जरासीम से पाक करेंगे। और उसकी जो बोतल का नीचे वाला हिस्सा होगा अंदर से बाहर के, उसको आप जो है ना जरासीम से पाक करेंगे। और आप उसके अंदर जो मतलब कि प्रिपरेशन ऐड कर रहे हैं, जो मेडिसिन या मेडिकामेंट्स आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, उसको आप लोग जो है स्टीराइल करेंगे। तो इस तमाम प्रोसीजर को हम लोग क्या नाम देते हैं? एसेप्टिक प्रोसेस का। तो टर्मिनल स्टेबलाइजेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि आप उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद आप उसका जो एंडिंग मरला होता है, एंडिंग उसका जो स्टेप होता है, आप उसको स्टीराइल करते हैं। लेकिन एसेप्टिक प्रोसेस में क्या होता है? आप उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके जो अज्जा होते हैं, जैसे उसकी आई ड्रॉप प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, उसकी जो कैप है उसको आप लोगों ने स्टीराइल करना है। बोतल के जो तमाम पार्ट है अदर, उसको आप लोग स्टीराइल करना है। और उसके बाद उसके अंदर जो मेडिसन है, जो प्रिपरेशन है, उसको आप लोगों ने स्टेरिलाइज करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये सेप्टिक प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन का। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने इधर दी हुई है। फॉर एग्जांपल डिस्पेंसिंग एंड आई ड्रॉप प्रिपरेशन इन हॉस्पिटल फार्मेसी।
हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो आप आई ड्रॉप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, इसको आप एसेप्टिक प्रोसेस के जरिए से जरासीम से पाक कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो हम लोग लिविंग टिश्यू पे लगाते हैं, ताकि हम लोग लिविंग टिश्यू की जो सरफेस होती है उसको हम लोग जरासीम से पाक कर सकें। आप लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट्स को, तो आप लोग उसको पहले सिपलेट स्वैब के साथ, अल्कोहल के साथ आप उसको क्लीन करते हैं। तो आप लोगों की ये जो प्रैक्टिस है ना कि आप डायरेक्ट इंजेक्शन उठाते हैं और लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे आप लोग ना किया करें, ठीक है। आप उसकी जो स्किन होती है, आप उसको पहले क्या करें, एंटीसेप्टिक से उसको स्टेरिलाइज करें, ठीक है। स्टेरिलाइज करने के बाद आप जो पेरेंटल रूट आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं इंजेक्शन का, उसके बाद आप उसको इंजेक्ट करें। इसको हम लोग एंटीसेप्टिक्स का नाम देते हैं। मतलब एंटीसेप्टिक क्या होती है कि हम लिविंग बॉडी की जो सरफेस है उसको हम लोग स्टीराइल कर रहे हैं, उसको हम लोग जरासीम से पाक कर रहे हैं, उसको हम लोग एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस से करते हैं, ठीक है। केमिकल विच कैन सेफली बी अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू पे हम लोग अप्लाई करते हैं एंड आर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे पास छोटे छोटे जानदार हैं उसकी हम लोग ग्रोथ को रोक रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग लिविंग टिश्यू पर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, तो इसको हम लोग एंटीसेप्टिक का नाम देते हैं, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, ये भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और ये भी क्या काम करते हैं, ये स्टीराइल करते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग सरफेस पे करते हैं। जैसे आप लोग फार्मेसी में कोई काम कर रहे हैं, कोई आपके पास आता है कि हमें जो है ना सर्वेक्स जी के कैप्सूल दे दे, और मेरे ख्याल में वो 100 की पैकिंग होती है, 30 की होती है, 30 की होती है। तो वो कहता है कि मुझे आप 10 जो है ना टैबलेट या कैप्सूल दे दें। तो अब आप लोग क्या काम करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं होता आपकी जो मतलब बेंचेस होते हैं बिल्कुल उसके ऊपर वो जर्म फ्री ना हो, तो आप लोग कोशिश करते हैं कि आप उस बेंच को क्लीन कर लें। ऐसे ही होता है। तो आप लोग जो नॉन लिविंग सरफेस होती है उसको आप लोग क्लीन करते हैं, किस चीज़ से, डिसइंफेक्टेंट से, ताकि आपकी जो बेंचेस हैं फार्मेसी के अंदर, वहां से आप लोग जरासीम को जितना हो सकता है वहां से आप उसको रिमूव कर सकें। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के दरमियान जो मेन डिफरेंस होता है, एंटीसेप्टिक हमेशा अप्लाई किए जाते हैं लिविंग सरफेस पे, ठीक है, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, नॉन लिविंग पे। अब डिसइंफेक्टेंट और डिसइंफेक्शन, इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। डिसइंफेक्टेंट दरअसल जो है ना केमिकल सब्सटेंसेज होती है, और डिसइंफेक्शन क्या होता है, ये एक तरीकेकार होता है जिसमें हम लोग जो मतलब नॉन लिविंग सरफेस होती है वहां पे आप लोग डिसइंफेक्टेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहां से आप लोग जरासीम को रिमूव कर सकें, बैक्टीरिया को रिमूव कर सकें। इस तमाम तरीक़ाकार को हम लोग डिसइंफेक्शन का नाम देते हैं। डिसइंफेक्शन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द पैथोजेंस और ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन इन लिविंग सेल्स बट नॉट नेसेसरीली स्पोर्स, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आप लोग मुकम्मल तौर पे आपने नॉन लिविंग सरफेस से रिमूव कर देना होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म में नॉट बी किल्ड, ये मुकम्मल तौर पर किल नहीं होते, बट द नंबर इज रिड्यूस, उनकी जो तादाद होती है वो कम हो जाती है, इतनी हद तक कम हो जाती है कि आपके बॉडी को आपकी सेहत के लिए खतरनाक नहीं होती, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिसइंफेक्शन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है स्टेरिलाइजेशन के, हम लोग स्टेरिलाइज क्यों करते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास कोई भी फार्मेसी का प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हम लोग कंटेमिनेशन से बचाने के लिए, कंटेमिनेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी हमारी प्रिपरेशन है, चाहे वो ओरल है, चाहे वो पेरेंटिनल है या टॉपिकल है, उसको हम लोगों ने जरासीम से पाक करना है। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आपके पास कोई एक सिरप है, आप लोग उसको ओरली इनटेक कर रहे हैं, मुंह के जरिए से आप उसको बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। अब आप जो आपका सिरप है वो स्टीराइल नहीं है, उसके अंदर वायरस है हेपेटाइटिस सी का, या उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है। जब आप उसको इनटेक करेंगे तो क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर वो वायरस या बैक्टीरिया इन हो जाएगा और वो सबब बन जाएगा मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने का, ठीक है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ अनवांटेड माइक्रोब इन प्योर कल्चर एंड अदर माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। आप माइक्रोबायोलॉजी लिबर्टी के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कल्चर का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप लोग चेक करना चाह रहे हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को,
तो कहते हैं कि वहां पर अनवांटेड माइक्रोब की ग्रोथ ना हो। जैसे आप लोग मक्की की काश्त करते हैं, कपास की काश्त करते हैं, अब उसके साथ बाकी भी जड़ी बूटियां होती हैं, तो आप लोग स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? स्प्रे का ये तो नहीं करते कि जो कपास है वो भी मतलब मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। वो हम इसलिए करते हैं कि जो बाकी जड़ी बूटियां होती हैं या बाकी जो कुछ और जानदार होते हैं उनकी ग्रोथ जो है रुक जाए। तो इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर जो अनवांटेड माइक्रोब्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उनकी ग्रोथ को या उनकी कंटेमिनेशन को रोकने के लिए हम स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस इख्तियार करते हैं। और नेक्स्ट इसका है टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन इन एसेप्टिक एरियाज। इंस्ट्रूमेंट कह लें या बेंच कह लें, तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास एसेप्टिक एरियाज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप लेबोरेटरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं या आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आईसीयू में आप लोग कभी हॉस्पिटल में चले जाएं, तो आप लोग वो कहते हैं कि आप जूते जो है ना चेंज कर लें, क्योंकि जब आप लोग बाहर मतलब चल रहे होते हैं, तो क्या होता है वहां पर मतलब हो सकता है कि बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, तो वो जो है ना वार्ड के अंदर दाखिल ना हो सके। तो फिर उसका तरीका कार ये होता है कि वहां पर जूते अलग से पड़े होते हैं, तो आप लोगों ने जो है ना चेंज करने होते हैं, ताकि जो भी बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, उस वार्ड के अंदर दाखिल ना हो और वहां पर जो है ना बीमारियां फैलाने का सबब ना बन सके। उसके बाद टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो कहते हैं कि इसको हम ट्रांसमिशन को मतलब रोकथाम करते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की, ताकि वो जब इंसानों के अंदर या प्लांट्स के अंदर या जानवरों के अंदर जो है ना उससे बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। तो इसका जो स्टरलाइजेशन का मेन पर्पस होता है ना, मतलब किसी भी चीज को, नॉन लिविंग सरफेस को या लिविंग सरफेस को जरासीम से आप लोगों ने पाक करना होता है, इसको हम लोग स्टरलाइजेशन प्रोसीजर का नाम देते हैं। इसके जो फिजिकल मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, इसमें इंसनरेशन हम लोगों ने पढ़ा था। ये हॉस्पिटल का जो फुजला होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो आप उसको जलाते हैं, जला के राख कर देते हैं, ताकि उसको जब आप लोग जो नॉर्मल हैजर्ड वेस्ट होता है उसके अंदर जब आप लोग मिक्स करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपकी कम्युनिटी में दाखिल हो सके और फिर से डिजीज काज ना कर सके। डायरेक्ट फ्लेम के जरिए से हम लोगों ने पढ़ा था, हॉट एयर के जरिए से पढ़ा था। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, नमी वाली जो हीट होती है, जैसे प्रेशर कुकर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, ऑटोक्लेव के जरिए से आप लोग कर सकते हैं। पास्चराइजेशन, ये एक न्यू टर्म इस्तेमाल हो रही है। पास्चराइजेशन एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें मिल्क या मिल्क की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसको जरासीम से पाक किया जाता है, और इस अमल को हम लोग पास्चराइजेशन का नाम देते हैं। और रेडिएशन के जरिए से हम लोग स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट भी हो सकती है, आयोनाइजेशन रेडिएशन हो सकती है, जैसे एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, बीटा रेज हैं। फिल्ट्रेशन मेथड के जरिए से भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो केमिकल मेथड के जरिए से आप लोग कर सकते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड गैस इस्तेमाल की जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल की जाती है, और स्टरलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट, अल्कोहल स्वैब आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं, एल्डिहाइड के जरिए से भी इस्तेमाल आप स्टरलाइजेशन का अमल कर सकते हैं, और फिनोल और हेलोजन, इन तमाम के जरिए से जो है आप प्रोसीजर को मतलब जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं आप उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके जो है ना डिफरेंट तरीक़ाकार हैं स्टरलाइज करने के। उसके बाद टोटल पेरेंटियल न्यूट्रिशन डिस्पेंसिंग है। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि टोटल न्यूट्रिशनल डिस्पेंसिंग क्या होती है। पेरेंटियल हम लोगों ने पढ़ा था, वो टर्म किस लिए इस्तेमाल होती है। पेरेंटियल हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने पढ़े हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो आप मतलब कि टॉपिकल स्किन की सरफेस पे अप्लाई करते हैं, कुछ को आप लोग ओरली इंटेक करते हैं, और कुछ को आप लोग इंजेक्शन के जरिए से बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसी मेडिसिन जिनको आप लोग इंजेक्शन के जरिए से इंटेक कर रहे हैं उसको आप लोग पेरेंटियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम देते हैं। टोटल पेरेंटियल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो है खुराक होती है। ठीक है, अब वो कहता है कि इसमें जो मतलब हम खुराक प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को इस तरीक़ेकार के ज़रिए से, इंजेक्शन के ज़रिए से। तो ये हो गया पेरेंटियल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटियल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा कि आपकी जो न्यूट्रिशन है ना, इसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, इसमें लिपिड्स भी हो, विटामिन भी हो,
तो ये जब तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिस्पेंसिंग अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होती है और क्यों पेशेंट को इंजेक्ट की जाती है। द पर्सन रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन दैट कंटेन्स ग्लूकोज, उसके अंदर ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, और इसमें लिपिड्स होते हैं, और इसमें विटामिन होते हैं, या इसके अंदर मिनरल भी ऐड किए जाते हैं। तो इसको हम लोग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। Solution for total parenteral nutrition may be customized to individual patient requirement or standard solution may be used। अब इसमें ये कहते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं जो पेशेंट को इंजेक्ट किए जाते हैं, या उसने जहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया है ना कस्टमाइज, कस्टमाइज का मतलब होता है कि पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक। अब एक बंदा शुगर का मरीज है, तो आप लोग उसको ग्लूकोज तो नहीं दे सकते, आप उसका कोई अल्टरनेट देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन में भी कस्टमाइज टू इंडिविजुअल पेशेंट रिक्वायरमेंट, कि उस मरीज की क्या ज़रूरत है। अब एक पेशेंट जो है हार्ट पेशेंट है, आप उसको लिपिड तो नहीं दे सकते ना, आप उसको जब लिपिड या चिकनाइयाँ देंगे तो उसके लिए मजीद खतरनाक हो सकती हैं, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जाके कोएगुलेट हो सकती हैं, या उनके अंदर जो है उसको ब्लॉकेज का बायस बन सकती हैं। बिफोर, अच्छा, ये जब आपने डिस्पेंसिंग करनी है, जैसे आप लोग फार्मेसी के अंदर किसी को ड्रिप लगाते हैं, तो आप लोग उसको इन्फ्यूजन को विजुअली या फिजिकली आप उसको चेक भी करें। क्या ऐसा तो नहीं है कि उसका कलर चेंज हो गया है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर जो लीकेज हो गई, आप उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जब दायरा प्रेस करेंगे लीकेज होगी तो उससे मतलब पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। और तीसरा आपने ये करना है कि आपने उसको थोड़ा सा शेक आउट करना है और देखना है क्या उसके अंदर कोई पार्टिकल तो आपको नजर नहीं आ रहे। तो ये एहतियाती तदाबीर अप्लाई करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, फिर आपने जो है पेशेंट को जो है इंजेक्ट करनी है। ऐसे ना हो जैसे नॉर्मली आपको पता है कि डेक्सट्रोज का वो कलर है वो बिल्कुल है ना कलरलेस होता है, ठीक है। आप उसको उठा के बगैर देखे है ना मतलब उसका कलर येलो हो जाए या मतलब और कलर कोई हो जाए ड्यू टू कंटेमिनेशन, वायरस की वजह से या फंजाई की वजह से, और आप उसको बगैर देखे, उसके नीचे चेक किए बगैर या उसके अंदर पार्टिकल चेक किए बगैर आप उसको पेशेंट लगा दें, तो फिर क्या होगा, उसके नतीजे जो है खतरनाक हो सकते हैं। और उसके बाद आपने उसको जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रखना है, रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये ना हो कि बॉडी का टेम्परेचर और हो और उस ड्रिप का टेम्परेचर और हो, तो वो बॉडी के अंदर जाके मजीद मुश्किलात का सबब ना बन सके, ठीक है। ये उसकी जो है ना प्रिकॉशंस हैं। अब कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, टीपीएन लिखा होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसके अंदर वाटर होता है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स जैसे जिंक, कॉपर, मैंगनीज है, और इसके अंदर विटामिन बी हो सकते हैं। तो किन पेशेंट को टीपीएन की जरूरत होती है। अब आप लोग जैसे नॉर्मल हैं तो आप लोग कहें कि चलें हम भी जो है ना एक ड्रिप लगा लें टीपीएन की, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो patients whose GIT tract is inaccessible, non-functional, perforated, ऐसे पेशेंट्स जिनकी जो जीआई ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उनके अंदर मौजूद नहीं है, उसके अंदर कैंसर है, उसको वहाँ से परमानेंट रिमूव कर दिया है, या जीआईटी नॉन फंक्शनल है, वो काम नहीं कर रही, या परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब है कि उसके अंदर ओपनिंग्स हैं या उसके अंदर सुराख हैं, ठीक है। और दूसरा डिसऑर्डर रिक्वायरिंग कंप्लीट बाउल रेस्ट। ये बाउल रेस्ट का मतलब होता है उसके अंदर जो इंटेस्टाइन है, आपने मतलब किसी भी पेशेंट का सर्जरी करवाई है, उसकी जो इंटेस्टाइन है उसको हील करने के लिए या मतलब उसकी रिकवरी के लिए कुछ टाइम तो दरकार होगा ना। अब ऐसे तो नहीं है कि आपने किसी भी मरीज की इंटेस्टाइन की सर्जरी करवाई है और 2 घंटे के बाद आप उसको खुराक देना शुरू कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर उसकी जो हीलिंग या रिकवरी है तो कैसे होगी, उसके लिए फिर आप जो है टीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी अल्सरेटिव कोलाइटस, कोलाइटस जो है कोलन की सोजिश हो गई है, अल्सरेटिव उसके अंदर जख्म हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद पीडियाट्रिक जीआई डिसऑर्डर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे प्रोलॉन्ग डायरिया है,
डायरिया में क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहां पे इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है। तो आप लोग जब कोई भी उसको खुराक देंगे तो क्या होगा, वो बॉडी से बाहर जाएगी। ठीक है। जैसे लूज वाटर की लूज मोशन होते हैं, बिल्कुल जो है ना वहां पे एब्जॉर्प्शन जो है बिल्कुल होती नहीं है। ठीक है। तो वहां पर आप जो है टीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। अब टीपीएन जो है ना दो तरह के होते हैं, एक के अंदर लिपिड्स होते हैं, एक जो है ना बगैर लिपिड के होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हार्ट पेशेंट है उनको लिपिड की जरूरत नहीं है, उसके लिए फिर आप लोग विदाउट लिपिड इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं, एक तो आप लोग अमाइनो एसिड इस्तेमाल करते हैं, वहां से जो आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है 20 से 25%। और डेक्सट्रोज जो होता है वहां से 75 से 80% जो है ना जो एनर्जी हासिल होती है वो डेक्सट्रोज से होती है। डेक्सट्रोज जो है ग्लूकोज का आप समझिए कि दूसरा नाम है। ठीक है। अब टीपीएन फार्मूलेशन विद लिपिड, जिनके अंदर लिपिड शामिल होती है, कैलोरीज फ्रॉम अमाइनो एसिड, इसके अंदर अमाइनो एसिड से एनर्जी भी ली जाती है, इसमें लिपिड्स भी 20% एनर्जी हासिल की जाती है। और जो डेक्सट्रोज होती है ये थोड़ा इसकी अमाउंट कम होती है, 55 to 60%। ठीक है। तो ये टीपीएन जो है दो तरह के होते हैं, एक के अंदर लिपिड्स होते हैं, दूसरे के अंदर लिपिड्स नहीं होते। उसके बाद जो है इनकम्पैटिबिलिटी, ये क्या होती है? इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है तजाद। ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि आप दो मेडिसिन ले रहे हैं और वो आपस में मिलकर रिएक्शन कर सकती है, या आपके बॉडी को कोई एक मेडिसिन जो है आपके बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। आपके बॉडी के लिए कोई भी चीज फेवरेबल नहीं है तो इसको हम लोग इनकम्पैटिबिलिटी का नाम देते हैं। इसकी हम डेफिनेशन कैसे करते हैं? द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, प्रिस्क्राइबिंग के डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी है, आपको जो नुस्खा तजवीज किया है, और मिक्सिंग दी सब्सटेंसेस, आपने दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर लिया, विच आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। दो मेडिसिन हैं, जब आप उनको मिलाएंगे तो उसके मिलने से रिएक्शन होगा और उनका अपोजिट रिएक्शन होगा। एक मेडिसिन का और रिएक्शन है, दूसरी का और है। ठीक है। तो जब आप उनको मिलाएंगे तो उन दोनों को मिलाने से क्या होगा, एक नई चीज भी बन सकती है, या उसका जो है उसका जो मतलब प्रोडक्ट बनेगा वो अनडिजायरेबल बनेगा, जिसकी हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है। ठीक है। विच आर एंटागोनिस्टिक, यानी दो आपने चीजें मिक्स की हैं, वो एंटागोनिस्टिक उनका जो है उसका बन गया है, कोई भी प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और मिक्सिंग दी सब्सटेंसेस विच आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, जो कि एंटागोनिस्टिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। और इसके नतीजे में क्या होगा, अनडिजायरेबल जो प्रोडक्ट बनेगी और वो जो है आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह होगी, इसको आप लोग इनकम्पैटिबिलिटी का नाम देते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम लोग फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी का नाम देते हैं मुकम्मल को। अब इसकी डिफरेंट जो है ना टाइप्स हैं। एक जो है थेराप्यूटिकल है, थेरापी से है, और जो है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, और तीसरी जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। तीन डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली जो है थेराप्यूटिकल है, और दूसरी जो है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, और तीसरी जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। अब जो है पहले हम लोग पढ़ते हैं कि थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। इट इज रिजल्टेड ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैविंग एंटागोनिस्टिक और अपोजिंग प्रॉपर्टीज। आपने दो मेडिसिन को कंबाइन किया और उन दोनों का जो इफेक्ट था, उनका जो नेचर थी वो एंटागोनिस्ट थी। उनका जो अपोजिट जो है ना उसका रिएक्शन था, उसका जो रिजल्ट था वो क्या था, अपोजिट था। इसको हम लोग थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी का नाम देते हैं। और इसकी काजेज क्या हो सकती हैं? सबसे पहले जो है ना ओवरडोज है। आप डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया कि आपने जो है ना मेडिसिन जो है ना कोई मतलब टैबलेट है, आपने एक यूज करनी है, आपने यूज किया कि दो तीन इकट्ठी ले ली। आपने कहा चलें कि ये मैंने 3 टाइम इस्तेमाल करनी है, तो आप जो है ना 3 इकट्ठी ले लें, तो इससे फिर क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। रॉन्ग डोजेज फार्म, रॉन्ग डोजेज फार्म का मतलब क्या होगा?
इसका मतलब ये होगा कि मेडिसिन, उसने आपको, डॉक्टर ने कहा कि जैसे अब डिस्परीन है, आप उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप उसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे, फिर आप उसको लेंगे। अगर आप उसको डायरेक्ट लेंगे तो फिर उसके नतीजे जो है खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद ड्रग सिनर्जी। ड्रग सिनर्जी का मतलब ये होता है कि जैसे 1+1 2 होते हैं ना, तो कहते हैं कि जब आप दो मेडिसिन को ले लें, उसका जो रिजल्ट है दो से ज्यादा आ जाए, मतलब 1+1 2 होता है। तो कहते हैं कि जब आप दो मेडिसिन लेते हैं, एक मेडिसिन और दो मेडिसिन, जब आपने दोनों को कंबाइन किया, उसका जो रिजल्ट है ज्यादा हो जाए, बजाय इसके कि आप सिंगल सिंगल मेडिसिन लें, उसका रिजल्ट आपको कम मिलेगा। जब आप दो मेडिसिन को कंबाइन करेंगे तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट जो है आपको ज्यादा मिलेगा, और उसके नतीजे में क्या हो सकता है, इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। और उसके बाद ड्रग एंटागोनिज्म है, आपने मतलब दो मेडिसिन ली हैं और उसका जो रिजल्ट था एंटागोनिस्ट था, अपोजिट रिजल्ट था। इसकी उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, कोडीन फास्फेट की 0.6 ग्राम की। ये एक मेडिसिन होती है कोडीन फास्फेट 0.6 ग्राम की। टाइप ये है ना, इसकी कौन सी इनकम्पेटिबिलिटी है, थेराप्यूटिक है। और इन दी प्रेजेंट प्रेस्क्रिप्शन एंड ओवरडोज ऑफ कोडीन फास्फेट हैन बी प्रिस्क्राइब। तो कहता है कि इसकी जो है ना डोज बहुत ही कम मिकदार में ली जाती है, तो ये जो 0.6 ग्राम है बहुत ज़्यादा है। तो वो कहता है कि ये नुस्खा आप दोबारा डॉक्टर के पास वापस भेजेंगे करेक्शन के लिए, कि भाई इसकी जो है ना मिकदार आप दोबारा से सेट करो। उसके बाद टेट्रा साइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 मिलीग्राम। तो ये जो कैप्सूल होते हैं, ये नॉर्मली जो है ना वाटर के साथ इंटेक किए जाते हैं। और नुस्खे के ऊपर ये लिखा हुआ था कि आपने जो है ना इसको मिल्क के साथ लेना है। ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन के जो कैप्सूल हैं, टेट्रासाइक्लिन के जो कैप्सूल, उसने कहा कि आप इसको मिल्क के साथ इस्तेमाल करें। तो कहते हैं कि अब मिल्क के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है। अब कैल्शियम क्या काम करेगा, टेट्रासाइक्लिन को डीएक्टिवेट कर देगा, मतलब उसका जो है ना कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, इनकम्पैटिबिलिटी। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड टेक 1 कैप्सूल एवरी 6 आवर विद मिल्क। तो इसकी जो इनकम्पैटिबिलिटी कौन सी होगी, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होगी। इन दिस प्रेस्क्रिप्शन द डायरेक्शन इज रॉन्ग। इसकी जो हदायत हैं वो गलत हैं। टेट्रासाइक्लिन इज इनएक्टिवेटेड बाय कैल्शियम विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। ठीक है। तो मिल्क से आप जो है ना इस मेडिसिन को नहीं लेना। ठीक है। देयर फोर टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल शुड नॉट बी टेकन विद मिल्क, और देयर फोर द प्रेस्क्रिप्शन मस्ट बी रेफर बैक टू द प्रिस्क्राइबर। डॉक्टर के पास वापस भेजें, उससे कहें कि इसकी भाई आप करेक्शन करें। उसके बाद केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ये क्या होती है, इसमें ये होता है कि इन विच ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स एंड न्यू अनडिजायरेबल कंपाउंड इज फॉर्म। कहता है इसमें जो है ना आप दो कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, और इसके नतीजे में क्या होगा कि कोई भी जो है ना एक नया नापसंदीदा प्रोडक्ट बनेगा, जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसको हम लोग केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल उसने यहाँ पे दी हुई है, कि एक कोई डिफ्यूजन है, इन्फ्यूजन है सॉरी, कोनिन सल्फेट 2 ग्राम है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2 ml, सोडियम एसीटेट है 4 ग्राम, वाटर 120 ml, मेक सस्पेंशन कहता है कि बनाना है। इसकी जो टाइप है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, इफ द कोनिन सल्फेट इज डिजॉल्व इन द जूस बाय द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप कोनिन सल्फेट को अगर आप लोग हल करें, डिजॉल्व करें, किस चीज़ की मदद से, सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, और इसको मिक्स करें विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, ए बल्कि वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कोनिन एसीटेट विल बी फॉर्म। तो कहते हैं कि ये जो है ना आपको जो डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बल्कि अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनेगा, जो कि बल्कि वाइट प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है। उसके बाद फिजिकल कंपैटिबिलिटी। फिजिकल कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको फिजिकली देखने से पता चल जाए कि ये जो है इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। ठीक है। इसमें अब लोग आप देखें कि व्हेन टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आप लोग कंबाइन करें, ए फिजिकल चेंज टेक प्लेस।
एक फिजिकल जो है ना तब्दीली वाक़ हो और आपके पास कोई भी जो है अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट बन जाए और इन तब्दीलियों को हम लोग अपनी आई से ऑब्जर्व कर सकें, तो इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। और फिर इसको हम लोग सेट कैसे करते हैं, इसकी करेक्शन कैसे करते हैं? बाय अप्लाइंग द फार्मास्यूटिकल स्केल टू ऑब्टेन एन एक्सेप्टेबल प्रिपरेशन। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी एक जो है इमल्शन की। इमल्शन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे दो चीजें आप लोगों ने, पानी है और आपके पास ऑयल है, इनको आप लोगों ने हल करना है। और आप जब इनको आप लोगों ने हल किया, ऑयल के अंदर पानी आप लोगों ने डाला या पानी के अंदर आपने ऑयल ऐड किया, तो क्या हुआ? वो प्रॉपर से हल नहीं हुआ। आप उसको ऑब्जर्व फिजिकली कर रहे हैं ना, आप उसको देख सकते हैं कि भाई ये दो चीजें आपस में मिक्स नहीं हुई। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर गड़बड़ क्या हो सकती है, इसकी आप लोग करेक्शन कैसे करेंगे? आप उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे ना। ये पढ़ा नहीं था हम लोगों ने इमल्शन के अंदर कि जब दो चीजों को जैसे कि मतलब आपके पास ऑलिव ऑयल है और वाटर है, वो आप इसको जो है ना मिक्स करना चाह रहे हैं। 15 ml आपके पास ऑलिव है और 60 ml आपके पास जो है ना वाटर है। जब आप इसको मिक्स करना चाहते हैं, इन दिस प्रेस्क्रिप्शन ऑलिव ऑयल इज इमिसिबल इन वाटर, वाटर के अंदर जो है इमिसिबल नहीं है। तो उसका फिर हम टू मेक दैम मिसिबल एंड इमल्सिफाइंग एजेंट मस्ट बी यूज। आप इसके अंदर क्या काम करते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं और जो इनकम्पैटिबिलिटी आपको शो हो रही थी, आप उसको जो है ना ख़त्म करते हैं। ये इसकी एक ये एग्जांपल है। और दूसरी एग्जांपल उसने यहाँ पे ये दी है कि एक केमिकल सब्सटेंसेस होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं बेंजल कोनियम। बेंजल कोनियम क्लोराइड और सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये दो जो है ना एजेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं। दे आर नॉट मिक्स बिकॉज बेंजल कोनियम क्लोराइड इज पॉजिटिवली चार्ज, इस पे जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि सोडियम लॉरिल सल्फेट पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बेंजल कोनियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और सोडियम लॉरेल सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब आप लोग इनको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? एक आपके पास प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, तो ये भी जो है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होगी। उसके बाद जो है ना हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ये छोटा सा टॉपिक है। ये पेपर के अंदर इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। फार्मेसी इज ए वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। फार्माकॉन एक जो है ना ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब जो है ना ड्रग और मेडिसन है। तो ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, मैंने आगे मेंशन भी कर दिया है। तो पहले तो ये पता हो कि ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है और कहाँ से डिराइव किया गया है? फार्माकॉन से। ठीक है, और फार्माकॉन का मीनिंग क्या है? ड्रग या मेडिसिन, ये आपको पता हो। अब चूंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं फार्मेसी की, इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, उनकी जो है ना कंट्रीब्यूशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है अल किंदी है। इसने क्या काम किया था? एक एमसीक्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अल किंदी वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज म्यूजिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी बंदे के अंदर जो नफ्सियाती मसाइल हैं, तो ये पहला बंदा था जिसने म्यूज़िक को इस्तेमाल करके उसके जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की। जैसे मतलब आप लोग मतलब गुस्से में होते हैं या गमगीन बैठे होते हैं, तो आप लोग क्या काम करते हैं? आप लोग मौसीकी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना? आप लोग सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर ज़्यादा गमगीन है तो वो पुरानी कवालियाँ सुननी शुरू कर देता है, ऐसे ही होता है ना? तो इसने क्या काम किया था? अलकिंदी जो साइंटिस्ट था, उसने पहला साइंटिस्ट था जिसने म्यूजिक इस्तेमाल करके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल किया। ठीक है, और उसके बाद उसने ही डिस्क्राइब द आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट करना, टू फॉर्म प्योर वाइन। जो मतलब खालिद शराब बनाने के लिए उसने जो है ना सेपरेशन या आइसोलेशन आइसोलेशन प्रोसीजर उस बंदे ने अडेप्ट किए। ठीक है, उसके बाद उसने डिटेल रिगार्डिंग कॉस्मेटिक फार्मूलेशन,
जो कॉस्मेटिक फार्मूलेशन होती है, उसका जो फार्मूला होता है, उसने उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड की कि आपने जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है आपने कैसे प्रिपेयर करनी है। उसके बाद इसने जो है ना एपिलेप्सी से को वजाहत की, डिस्क्राइब किया। एपिलेप्सी आपने मिर्गी का नाम सुना होगा, ठीक है। दौरे पड़ते हैं, बंदा बेहोश भी हो जाता है, उसको हम लोग एपिलेप्सी का नाम देते हैं। ही डिस्क्राइब हाउ टू मेक परफ्यूम। जो परफ्यूम बनाए जाते हैं वो इसी बंदे ने जो है ना बताया था कि परफ्यूम आप लोगों ने कैसे बनाने। अल किंदी साइंटिस्ट था। उसके बाद जो है इब्न नफ्स है, इब्न नफ्स है। तो ये मैंने एक एमसीक्यू यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स के अंदर जो खून की सर्कुलेशन होती है उसको इसने डिस्क्राइब किया। कैपिलरी एंड करोनरी सर्कुलेशन, मतलब जो भी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो रही है, हार्ट की कौन सी सर्कुलेशन है या पल्मोनरी लंग की कौन सी सर्कुलेशन है, वो इब्नुल नफ्स ने जो है ना डिस्क्राइब की थी। ठीक है, ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। ही डिस्क्राइब इन डिटेल द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसके बाद जेनिट्रो यूरिनरी सिस्टम एंड जीआईटी, इसने जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्क्राइब की थी। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु राइट्स अबाउट पल्स रेट। जो आपके नब्ज की जो रफ्तार होती है, उसकी जो रेट होता है, उसके बारे में भी जो है ना इब्नुल नफ्स ने वजाहत की थी। ही हैज वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवर 100 ड्रग्स। इसने जो है ना तकरीबन भी 100 दवाइयाँ तैयार की थी, उन पे जो है ना काम किया था। तीसरा साइंटिस्ट है इब्नुन इब्न जोहर। इंपॉर्टेंट, इसके अंदर तमाम जो मतलब मैंने हाईलाइट किए हुए ना एमसीक्यूज आ सकते हैं। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, सो ही वाज कंसिडरिंग बीइंग द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। आप पेपर में आ सकता है हु वाज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। अल बैरूनी भी हो सकता है, इब्नुल जहर भी हो सकता है, इब्नुल नफ्स भी हो सकता है, अल किंदी भी हो सकता है। तो जो बाबा है सर्जरी का, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, वो कौन है? इब्नुल जहर है। और उसके बाद ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मतलब होता है चीरा फाड़ी का काम करना। तो सर्जरी से रिलेटेड जो उसने काम किया, तो डाइसेक्शन उसी के अंदर आ जाता है ना, ठीक है। ही डन रिमार्केबल वर्क एंड कंट्रीब्यूट टू द सब्जेक्ट ऑफ न्यूरो फार्माकोलॉजी। जो मतलब हमारा न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं? आपके दिमाग में होते हैं, ठीक है। और हमारा ब्रेन है, और जो मतलब रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर पड़े हुए हैं। उससे रिलेटेड जो मेडिसिन हैं, उसने किस बंदे ने डिस्क्राइब किया? वो इब्नुल जहर ने किया था, ठीक है। It was the first people who described the use of inhaled anesthesia, so he was considered being the pioneer of modern anesthesiology. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर जो एक्सपेरिमेंट मेंढक पे करते थे, तो आप लोग क्या काम करते हैं कि क्लोरोफार्म ले लेते हैं किसी भी कॉटन पे, और मेंढक को पकड़ के ना उसके मुंह के ऊपर डाल देते हैं। वो जब उसको इनहेल करती है, सांस को अंदर ले जाती है, तो उसके जरिए से जो है ना वो बेहोश हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं इनहेल एनेस्थीसियोलॉजी। मतलब सांस आप लोग जब अंदर ले जाते हैं, उसके जरिए से जब कोई बेहोश होता है, ठीक है, उसको आप लोग इनहेल एनेस्थीसिस के नाम देते हैं। तो ये वाला काम किसने किया था? इब्नुल जहर ने किया था। उसके बाद बू अली सीना है। ये एक बुक का नाम लिखा हुआ है, बुक नेम एमसीक्यू, ये आप लोगों ने याद करना है। कैनन ऑफ मेडिसन। इस बंदे ने किताब लिखी थी जिसका नाम है कैनन ऑफ मेडिसन। इसमें उसने जो है ना मेडिसन के बारे में लिखा था। ही वाज द पर्सन हु फर्स्टली डिस्क्राइब स्टीम डिस्टिलेशन। ये पहला बंदा था जिसने स्टीम डिस्टिलेशन का तरीकाकार इंट्रोड्यूस करवाया। ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस। तशखीस करने का जो तरीकाकार था वो भी इसी बंदे ने बताया था। ही वाज द पर्सन हु डिस्क्राइब द डिफरेंट साइकेट्रिक डिजीजेस। बहुत सारी जो साइकेट्रिक नफ्सियाती बीमारियां हैं, इसी बंदे ने इनको डिस्क्राइब किया था। जैसे डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, इंसोम्निया का नाम देते हैं। उसके बाद ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पैरालिसिस इन डिटेल। फालिज के बारे में इसने जो है ना बड़ी तफसील से वजाहत की थी। उसके बाद लास्ट में अल बैरूनी है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि ये जियोलॉजिस्ट भी था, ठीक है।
तो जियोलॉजिस्ट पेपर में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज द जियोलॉजिस्ट। तो ये ऊपर कहीं भी जो है ना जियोलॉजिस्ट का नाम साइंटिस्ट के तौर पे नहीं आया। ठीक है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम आ सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन साइंटिस्ट है जो कि जियोलॉजिस्ट था, तो उसका नाम क्या होगा? अल-बेरूनी होगा। उसने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ये क्या नाम लिखा? अल सदाना फिल तिब। तो इसने तिब के बारे में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अल सदाना फी तिब। ये एमसीक्यू में आ सकता है किताब का नाम, कि भाई या तो ये हो कि अल बैरूनी ने कौन सी किताब लिखी है, नीचे बुक्स के नेम आ जाएं, या बुक का नाम लिखा हो अल सदाना फी तिब, बुक वाज रिटन बाय द फॉलोइंग साइंटिस्ट। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, 90% चांसेस हैं। बुक नेम एमसीक्यू ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो है जाबिर बिन हयान, ये जो है ना केमिस्ट्री का साइंसदान था। ठीक है, तो ही वाज बोर्न इन ईरान। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंट्स इन केमिस्ट्री। तो ये भी एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि केमिस्ट्री के अंदर जो है ना किस साइंटिस्ट की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी, तो वो है जाबिर बिन हयान। जी मैट्रिक की जो केमिस्ट्री है या जो एफएससी की केमिस्ट्री है उसके अंदर ये चीजें वजाहत से लिखी हुई हैं। ही वाज द पर्सन हु फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसने जो है ना केमिस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। ही इन्वेंटेड मोर देन 20 लिबर्टी इक्विपमेंट। इसने लिबर्टी के अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा जो इक्विपमेंट्स हैं, आलात हैं, वो इसने दरियाफ्त किए। ही डिस्क्राइब डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इसने डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन के अमल को डिस्क्राइब किया। ही डिस्कवर्ड मैनी केमिकल सब्सटेंसेस। इसने बहुत सारी केमिकल सब्सटेंसेस डिस्कवर की, जैसे नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिडिक एसिड है। ही डिस्क्राइब द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड। सोने का जो उसको प्योरीफाई किया जाता है उसका जो तरीकाकार इसने बंदे ने ही डिस्क्राइब किया था। जैसे जो गोल्ड जमीन से आपको पहाड़ों से हासिल होता है ना, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो खाम शक्ल में होता है, रा फॉर्म में होता है। तो आप उसको जो है ना प्योरीफाई करते हैं। तो उसका जो तमाम तरीक़ाकार था ना, वो जाबिर बिन हयान ने